हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है MK सर। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेहतरीन लेक्चर नंबर 5 हम लोग करेंगे। इसमें दो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसे कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी एक छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसे कहते हैं, लाइट का दो कैरेक्टर कैसे होता है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है, डी ब्रॉगली, सबसे पहले डी ब्रॉगली बताए थे कि लाइट का दो कैरेक्टर होता है। ठीक है ना, एक को हम लोग कहते हैं पार्टिकल्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं वेव। अब वेव है तो वेव तो कैलकुलेट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें याद रखिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए कि इसको हम लोग डिफाइन करेंगे इक्वेशन से, डी ब्रॉगली के इक्वेशन से। ठीक है, तो इसमें मेनली दो बात हम लोगों को याद रखना है। एक कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लाइट हैज टू कैरेक्टर, वन इज वेव एंड अनदर इज पार्टिकल्स। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तो इक्वेशन से डिफाइन करेंगे और वह इक्वेशन होता है वेवलेंथ का, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद रखिएगा। दूसरा h जो होता है, h इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये h हो गया। ठीक है, और यहाँ पर p को हम लोग कहते हैं कि मोमेंटम है, p को हम लोग कहते हैं मोमेंटम है। ठीक है, p मोमेंटम है। ठीक है, तो ये हम लोगों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन है, इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ। अब देखो, यहाँ पर चूंकि p मोमेंटम है तो मोमेंटम बराबर हम लोग जानते हैं, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू m। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, जिसमें m है मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स और v है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h/m/v, ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मास है और भी वेलोसिटी है। ठीक है, किसके लिए है, तो याद रखना मटेरियल्स पार्टिकल्स के लिए। तो हियर m and v are mass and velocity of materials particles। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे मास और वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली, याद रखिएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसी वेवलेंथ को प्रूव करना है कि ये वेवलेंथ आता कैसे है और लाइट का दो कैरेक्टर है तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको ड्राइव कर लेते हैं कि डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो लाइट के लिए हम लोग दो इक्वेशन जानते हैं, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से और दूसरा हम लोग जानते हैं आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हम दोनों एनर्जी इक्वेशन का यूज करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग लेते हैं, एक नंबर में होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, लैम्डा E इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, E इज इक्वल टू
एच सी अपॉन लेमडा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें ई क्या है तो एनर्जी है, ठीक है। सी हम लोग जानते हैं कि यह स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसका वैल्यू भी हम लोगों को पता है और इसको हम लोग कहेंगे कि वेवलेंथ है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है एच, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक ठीक। तो ये हम लोगों का एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन होता है आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टीन आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, ये सबसे फेमस एनर्जी इक्वेशन है। E बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पर भी C क्या है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे तो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी स्क्वायर। एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो सी से सी, एक सी कैंसिल हो जाएगा और लेमडा को जब हम उधर लेके जाते हैं एम सी क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम सी। यहीं पर अब थोड़ा सा काम करना है कि यहाँ जो है मास और वेलोसिटी वो लाइट पार्टिकल, लाइट के लिए है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि मटेरियल पार्टिकल्स से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट is replaced by mass and velocity of materials particles, ठीक है। materials particles, जब materials particles से हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपॉन एम सी। तो देखो यहाँ पर जो हम लोगों का इक्वेशन आया तो इस एम सी को हम लोग क्या करेंगे कि चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। इस एम सी को हम लोग चेंज कर लेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन एम भी। इसी को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। हालांकि इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के यूज करके भी हम लोग वेवलेंथ निकाल रहे थे, लेकिन यह एक स्पेशल केस है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग इसको चाहे तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके जा सकते हैं, जहां से यह इक्वेशन थोड़ा और आसान होने वाला है, ठीक है। तो आप पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आगे हम लोग कैरी करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, और हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी यह बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर के। यहाँ पर एम क्या है, एम है मास ऑफ पार्टिकल्स, और भी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो तो यहाँ एम और भी हमको पता है तो हमको भी के टर्म्स में लेके चलना है। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं के ई इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहाँ से v का वैल्यू आप निकालोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m डिवाइड में आ जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2ke अपॉन m। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2ke रूट अंडर 2ke अपॉन m, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ v पुटिंग इन इक्वेशन 3,
जब हम इक्वेशन 3 में v का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m बाहर आ जाएगा रूट अंडर 2ke बाई m। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम रूट m इंटू रूट m लिख सकते हैं, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा और एक रूट m जो है ना, मतलब वो रूट के अंदर में चला जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बाई 2ke इंटू m। देखो ध्यान से देखो, इसको जो हम सोल्व किए हैं वो इसको हम रूट m को आप कितना लिख सकते हो, रूट m इंटू रूट m, और डिवाइड में कितना है रूट m, तो एक रूट m से एक रूट m कैंसिल हो जाएगा। समझ गए ना बात को, तो ये वाला m अब अंदर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2ke और इंटू m। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। ठीक, अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, और उसको v वेलोसिटी से ये पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि इफ q कूलम चार्ज accelerated by accelerating potential v वोल्ट। ठीक है, v वोल्ट, तो उस कंडीशन में एनर्जी जो होता है, एनर्जी तो हम लोग जान रहे हैं एनर्जी किसको कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह बराबर हो जाएगा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी जो होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का, था Q और इंटू v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिसको सिंपली हम लोग लिखेंगे QV। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ke के जगह पर हम लोग QV पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, जब QV पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से देखिए, आप फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास जो इक्वेशन है वो है कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2ke और इंटू m, और हम लोग जान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है Q इंटू v, जहां v पोटेंशियल डिफरेंस है और Q चार्ज है। ठीक है, तो हम लोग इसको पुट कर लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन रूट अंडर 2qv और इंटू m। इसमें देखो ज्यादातर टर्म्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं h का, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और वह कितना होता है, तो 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। याद रखना, यहाँ हम लोग प्रॉब्लम बनाने में 6.62 लेंगे, ठीक है, या 6.63 लेके हम लोग वर्क करेंगे, उससे ज्यादा हम लोग काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर Q जो है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, और m जो होता है, देखो हम लोगों के पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स की संख्या कितना है, तो 3 है। देखो 2 तो न्यूक्लियस में रहता है, अगर यह कोई एटम है तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, और यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन रहता है, तो सबका मास अलग अलग है। तो देखिए H कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, लेकिन M क्या है, बदलते रहेगा। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हम मटेरियल पार्टिकल्स मानते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ हम लोग जो मास यूज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, और फिर अगर हमको प्रोटॉन के लिए निकालना है तो प्रोटॉन का यूज करेंगे। अगर हमको मान लो कि अल्फा पार्टिकल्स का निकालना है, तो अल्फा पार्टिकल्स का मास का इस्तेमाल करेंगे, तो अल्फा पार्टिकल्स का मास कितना लेंगे, 4। इलेक्ट्रॉन का उसी तरह से अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
9.1 इंटू 10 का पावर कितना -31 केजी, केजी में लेंगे, याद रखना मास हमेशा केजी में लेना। अगर हमको निकालना है प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 1.672 और इंटू 10 का पावर कितना था -27 केजी। ठीक है, हर बार याद रखना कि केजी में लेना है। ये सारा वैल्यू, अब जिसके लिए हम अगर इलेक्ट्रॉन का मास पुट करेंगे तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा, सॉरी वेवलेंथ जो होगा, वो किसके लिए आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मास ऑफ प्रोटॉन पुट करेंगे तो प्रोटॉन के लिए, अगर अल्फा पार्टिकल्स का पुट करेंगे तो वो अल्फा पार्टिकल्स के लिए होगा। तो हम लोग जो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करेंगे, और उसके बाद बहुत ही आसान फॉर्मूला हम लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यूज करते हैं, तो ये होता है 9.1 और इंटू 10 का पावर -31 केजी। ठीक है, तो देखो सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का एक बेहतरीन इक्वेशन। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन एबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो वेवलेंथ है वो कौन सा वेवलेंथ है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा 12.26 डिवाइडेड बाय √V, और यूनिट जो होगा एंगस्ट्रम में होगा। आप इसको सोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम किल करने का जरूरत नहीं है। हम लोगों को डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस देगा और उससे हम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ मास अगर चेंज कर ले प्रोटॉन का तो ये वैल्यू बदल जाएगा। समझ गया ना बात को? ज्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन का आता है, हम ऐसे आपको बता दिए हैं कि कहीं भी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ मास बदलिएगा, ये बदल जाएगा। अल्फा का निकालना हो तो 4 रख देंगे, प्रोटॉन का निकालना हो तो 1.67 इंटू 10 का पावर -27 केजी का इस्तेमाल करेंगे, और यूनिट एंगस्ट्रम में होगा। ठीक है, तो इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आप टोटल 3-4 फॉर्मूला आप देखे हैं। एक तो डायरेक्ट आपको बताया गया है कि h/p मोमेंटम के टर्म्स में, दूसरा मास के टर्म्स में देखेंगे, और वेलोसिटी के तो h/mv। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में देखेंगे तो h/√2ke/m, यहाँ पर जो भी मटेरियल्स पार्टिकल्स रहेगा उसका मास हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए, तो अब हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमेशा हम बोल रहे हैं ध्यान रखना कि जब कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो मास पर ध्यान दीजिएगा। मास को हमेशा केजी में रखना है, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है वो कैसा है, ग्राम में। तो गिवन है उसको पहले लिख लीजिए। गिवन क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसको केजी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/1000, तो यहाँ से हो जाएगा 10 का पावर -3 केजी। ठीक है, और वेलोसिटी दिया हुआ है v इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों हम लोगों का दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, तो लिख लीजिए फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो यहाँ h का वैल्यू 6.63, हम लोग 6.6 ही लेते, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 6.63 दिया हुआ है, तो हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो 6.63 इंटू 10 का पावर -34 डिवाइडेड बाई, हम लोग का मास जो आया है वो कितना है, 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -3 इंटू वेलोसिटी है 100, तो इससे इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर -1। अब देखो, अगर हम अब इसको इससे सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 का पावर कितना बचेगा, -33। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो होगा वो हो जाएगा 6.63 और इंटू 10 का पावर -33 मीटर। ठीक है, यानी -30 मीटर, 6.63 10 का पावर -30, ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी ब्रॉगली के वेवलेंथ का यूज करके
हम लोग बोर्स मॉडल में, जैसे बोर्स मॉडल में पढ़े थे, ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल यहाँ सेंटर है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हम लोग जाने थे, एंगुलर मोमेंटम को एल रिप्रेजेंट किए थे, और ये होता है mvr इज इक्वल टू nh/2 है ना। तो इसको अब हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये आता कहाँ से है, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2, जिसमें n जो होता है वो ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग एक मानते हैं कि यह सोर्स ऑफ वेव है, ठीक है, यह सोर्स ऑफ वेव है, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं कि सोर्स ऑफ वेव है। तब वेव मान लो इस तरह से चल रहा है, ठीक है, इसका एक्चुअल जो पाथ था वो कौन सा था, ये था, ठीक है, ये वाला इसका पाथ था। अब देखो जो हाईएस्ट जो था, फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो हाईएस्ट डिस्टेंस जो होता है, ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं कि क्रस्ट है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ लोएस्ट जो रहता है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है। ध्यान देना, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिल्क के एक कंप्लीट साइकिल का निर्माण करता है, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो एक चीज ध्यान देना, ये जो पॉइंट यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस ये भी होगा, ठीक है ना, और इसमें ये भी डिस्टेंस सेम होगा, ये भी डिस्टेंस सेम होगा। अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए, और इसमें याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, जब क्रस्ट की ओर देखेंगे तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव लेते हैं, और जब ट्रफ की ओर देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक काम करो कि एक कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से ट्रफ और क्रस्ट दोनों को अगर ऐड कर लेंगे, अब चूंकि एम्पलीट्यूड को हम लोग मान लेते हैं कि रेडियस है, एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या मान लेते हैं, रेडियस है, तो यह दोनों एक कंप्लीट साइकिल बना लेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का साइकिल मिला, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका रेडियस r हो, सेंटर से कर्व की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो अगर रेडियस अगर इसका r है, हम इसको लिख देते हैं कि यह रेडियस है, ठीक है। अब देखो तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस वो होता है 2πr। और जब यहाँ से कोई पार्टिकल्स चलना शुरू किया, यहाँ से कोई पार्टिकल्स चलना शुरू किया और फिर यहाँ से चल के आया और फिर इसी पॉइंट पर आ गया, तो एक कंप्लीट वेव का निर्माण करेगा जो हम यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह होगा कि वन वेव जो होगा वो इक्वल टू होगा किसका, सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस बराबर होता है कितने का, 2πr का, जिसमें r क्या है, तो रेडियस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, और वेव के टर्म्स में इसी को बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सरकमफ्रेंस 2πr है और यह बराबर होता है लेमडा का, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2πr, ठीक है। अब इसमें इस तरह का जो टोटल वेव्स की संख्या जो बनेगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फ्रॉम डी ब्रॉगली वेव लेंथ, जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करेंगे तो लेमडा बराबर होता है h/mv। अब इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए और फाइनल जो होगा वो हम लोगों का आ जाएगा nh/mv, nh/mv इज इक्वल टू 2πr, 2πr, ठीक है, 2πr। तो देखिए 2π को इधर भेजिए, mv को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहां से mvr
इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। ठीक है, यहाँ m क्या है तो मास है, v वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा उसका। और यहाँ एक चीज याद रखना, n जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h बाई 2 पाई का। ठीक है, तो ये हम लोगों का डेरिवेशन है बोर्स एटॉमिक थ्योरी में, इसका हम लोग डिटेल कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम आपका इसका डेरिवेशन हम आपको बताए हैं, क्योंकि उस टाइम में हम लोगों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में नहीं मालूम है, और इस इक्वेशन को प्रूव तभी कर सकते हैं जब हम लोगों को डी ब्रॉगली वेवलेंथ मालूम हो तब। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन इक्वेशन है, किसके लिए तो एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, चलो अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट और है कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को जानना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझो, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने, मान लो ये न्यूक्लियस है और मान लो यहाँ पर अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसका कुछ वेलोसिटी भी है, तो कहता है कि आप इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, वेलोसिटी, या तो मोमेंटम की बात कर लीजिए या वेलोसिटी की बात कर लीजिए या इसके पोजीशन की बात कर लीजिए, वो आप सर्टेनली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा, या इसका पोजीशन कहाँ पर होगा। जैसे मान लीजिए चलना शुरू किया तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, किस पोजीशन पर है, या पोजीशन एक्यूरेसी के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो हम लोग इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल्स एट अनसर्टेनिटी। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और ये कब की बात है कि जैसे है आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक ही समय पर, मतलब t बराबर मानते हैं कि t1 है, तो t1 टाइम पर इसका डेल्टा x या डेल्टा p या डेल्टा v हम लोग एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अनसर्टेन मेजरमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उसको हम लोग कई तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल एंड ग्रेटर देन h बाई 4 पाई होता है। इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ v क्या, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी, एक मिनट, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इक्वल एंड ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम मोमेंटम में चेंज लेते हैं तो डेल्टा p, और मास क्या है तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी बॉडी का, तो यहाँ हम लोग कांस्टेंट लेंगे, तो मास को कांस्टेंट कर लीजिए, तो यहाँ पर चेंज इन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अब इस वैल्यू को इसमें अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इक्वल एंड ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। अब देखिए यहाँ से हम m को इधर भेज देते हैं, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल एंड ग्रेटर देन h बाई 4 पाई m हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल एंड ग्रेटर देन h बाई 4 पाई इंटू m हो जाएगा। अब देखो इसमें याद रखना ही यार, डेल्टा x ये जो है मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एट अनसर्टेनिटी, उसी तरह से अगर डेल्टा v की बात करेंगे, अगर हम लोग
डेल्टा भी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एट अनसर्टेंटली, ठीक है, अनसर्टेंटली, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो है डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा भी हो गया, डेल्टा पी। तो इसमें याद रखिएगा मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एट अनसर्टेंटली, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो इक्वेशन था, इसमें 3-4 इक्वेशन आएगा। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया मोमेंटम के टर्म्स में, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये सब हम लोगों को याद करके रखना है। इसमें टर्म्स क्या है वो हम आपको बता दिए हैं। अब देखो हम लोग इसमें थोड़ा सा और हम लोग वर्क करेंगे मोमेंटम के लिए, ठीक है ना। मोमेंटम के लिए क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि कैसे इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे, ठीक है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके बाद जैसे हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, किससे, टाइम से। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टाइम ऑन RHS, ठीक है, RHS। तो यहां से क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास और इनटू वेलोसिटी बाई टाइम और इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी बाई टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी बाई टाइम को एक्सेलरेशन हम लोग किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और इसको अगर हम फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमको एक्सेलरेशन पता है और इस प्रॉब्लम में मास भी पता है, ठीक है। तो अब आप इसको आप क्या कर सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, मास इंटू एक्सेलरेशन है वेलोसिटी बटा टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि फोर्स कह देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स और इंटू टाइम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ हम लोग मोमेंटम, दोनों तरफ हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स का हिस्सा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डिस्टेंस से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोमेंटम इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, मोमेंटम और इनटू डिस्टेंस मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, यह बराबर होगा फोर्स इंटू टाइम का, फोर्स और इनटू टाइम का, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम और इनटू डिस्टेंस। तो एक काम करो, यहां से हम लोग इसको स्किप कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस को
हम लोग कहते हैं एनर्जी, और टाइम जो है इक्वेशन में वो रहेगा। सिर्फ हम क्या किए, देखो इस इक्वेशन में इधर भी डिस्टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए हैं और इधर भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसी को मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, तो इस मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी डॉट डिस्टेंस के लिए डेल्टा एक्स, क्योंकि इस केस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह बराबर हो जाएगा एनर्जी, तो एनर्जी का चेंज इन एनर्जी, और इनटू टाइम के लिए चेंज इन टाइम। अब देखो हम लोगों के पास जो इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल एंड ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। ध्यान से देखो, तो यहाँ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को अब हम डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई और इंटू डेल्टा टी इक्वल एंड ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। ये एक बेहतरीन इक्वेशन है एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग इसको अपने से खुद से किए, थोड़ा सा फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं। जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो क्या किए हैं कि इस राइट साइड में हम लोग मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर दिए हैं, किससे, टाइम से। टाइम से क्यों, क्योंकि हमको फोर्स चाहिए था। अब फोर्स जब मिल जाएगा तो एनर्जी मिल जाएगा, और एनर्जी मिल जाएगा तो एक आपका बहुत ही यूजफुल और लाजवाब आपका एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफी शानदार टॉपिक था, आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा काफी अच्छे से। ऑलमोस्ट लगभग हर साल इस दोनों टॉपिक के मिला के एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।